Hello class. Today we will do chapter 10 characteristics of living things. So in this chapter we're going to learn about living and non-living things. We're also going to recognize the cell as a basic unit of life. Identify and list the processes common to all living things. So let's start with the chapter. There are a variety of plants and animals that differ in their shapes, sizes, habits and habitats. An oak tree and grass are different in form, but they are both plants. A rhinoceros and a mouse do not look alike, but they are both animals. तो देखो प्लांट्स और एनिमल्स आपस में एक दूसरे में शेप में फ़र्क करते हैं, साइज़ में अलग अलग होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें एक ओक ट्री की और ग्रास की, तो देखिए दोनों ही प्लांट हैं. भाई ओक ट्री भी प्लांट है और ग्रास भी प्लांट है, पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं. ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें राइनोसॉरस और माउस की, तो दोनों ही एनिमल हैं, पर फिर भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं. डू वी ऑब्जर्व although these organisms look different from each other, they all carry out certain activities called life processes to stay alive. They are all living things. तो देखो ओक ट्री और ग्रास आपस में कितने ही अलग क्यों ना हो, इनके लाइफ प्रोसेस सेम है. यानी कि जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो इन दोनों के सेम है. इसके अलावा राइनोसोरस और माउस, भाई इनके भी लाइफ प्रोसेस हैं. इन्हें भी जिंदा रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज कैरी आउट करनी होती हैं, जो कि करते हैं. डू वी ऑब्जर्व एनीथिंग एल्स अराउंड अस बिसाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? Yes, we observe chairs, cycles, roads, pens, paper, toys and many more human-made non-living things. तो अपने आसपास ज़रा देखिए, कुछ लिविंग थिंग्स नज़र आएंगी तो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी आपको नज़र आएंगी. जैसे कि जिस टेबल पर आप बैठे हैं, जिस सोफे पर आप बैठे हैं, ओके. इसके अलावा रोड्स, पेन्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आसपास नज़र आएंगी जो कि कैसी हैं, नॉन लिविंग हैं. How are living things different from these non-living things? We will find the answer to this question in this chapter. So living things exhibit the following characteristics. हम कैसे कह सकते हैं कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग? इसके लिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल से बनी होती है लिविंग थिंग की बॉडी. दे ऑल पोजेसेस केमिकल्स ऑफ लाइफ, यानी कि बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे डिजेशन में मदद करते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं. They all are engaged in various life processes such as nutrition, respiration, excretion and reproduction. अब कोई चीज़ अगर लिविंग थिंग है तो भाई उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो न्यूट्रिशन एक कैरेक्टरिस्टिक वो शो करेगा. इसके अलावा सांस भी लेगा तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट भी अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, और रिप्रोडक्शन. अब इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. दे शो मूवमेंट, भाई लिविंग थिंग है तो मूवमेंट शो करेगा. दे ग्रो एंड डेवलप. दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. लेट नो मोर अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं, इनको एक एक करके हम अब डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू अ मैंगो ट्री आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो देखो कोई चीज़ कितनी ही छोटी क्यों ना हो, बैक्टीरिया जितनी छोटी, या कोई चीज़ पेड़ जितनी, एलिफेंट जितनी, राइनोसोरस जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हर चीज़ बनी किसकी है? यस, सेल की. अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. द सेल्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट यू कैन फिट अ मिलियन ऑफ देम इन द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. तो देखो इस सेंटेंस के बाद जो फुल स्टॉप लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी मिलियंस सेल आ सकते हैं. इतना छोटा होता है एक सेल. सेल्स कैन बी व्यूड ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप एज सीन इन द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द नेक्स्ट पेज. सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, और मतलब एक सेल के बने होते हैं मतलब उनकी बॉडी में एक सेल होता है सारे कामों के लिए.
वो रिप्रोडक्शन भी इसी से करेंगे, वो एक्सक्रीशन भी इससे करेंगे, वो न्यूट्रिशन भी इसी से लेंगे। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सो टाइनी दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही उन्हें देखना होगा। दैट इज़ वाई दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, क्योंकि हम अपनी आँखों से इन्हें नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं ये। वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक नेचर। नाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। अमीबा, देखो ये आपको एक सेल नजर आएगा इसमें, ये वाला जो है ना, ये देखो एक सेल है। इसके अलावा इसमें देखो ये भी एक सेल है पैरामीशियम में। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अब भाई हम जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस बिलियंस बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आंट्स, हाउस फ्लाइज, लिजर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज दे हैव मिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो देखो यहाँ पर हमने दो चीज़ की डेफिनेशन देखी, एक तो यूनिसेलुलर द ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली वन सेल, और मल्टी सेलुलर द ऑर्गेनिजम्स विच हैव मैनी सेल्स। तो ये दो डेफिनेशंस हमने देखी, एग्जाम्पल्स के संग इनको लर्न करिएगा। अब ये एक एक्टिविटी है कि आप सेल्स को कैसे देख सकते हैं। आप सेल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं सेल्स। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम सेल्स को देख सकते हैं। टू ऑब्जर्व प्लांट सेल्स, तो इसमें हम प्लांट सेल को देखेंगे। टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। थिंग्स रिक्वायर्ड, अनियन, आपको क्या चाहिए, यस यू नीड अ अनियन, यू नीड एन अनियन। ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, tweezer, microscope, saffron and stain, glycerine, water and 3 droppers. Now slice an onion. आपको क्या करना है, एक अनियन को स्लाइस करना है यानी काटना है। टेक वन स्मॉल पीस ऑफ इट एंड यूजिंग अ ट्विजर पील ऑफ द इनर स्किन ऑफ द अनियन। अब आपने देखा होगा कि एक ना बड़ी ही ट्रांसपेरेंट सी लेयर निकलती है अनियन पे, उसको आपको ले लेना है। प्लेस इट इन द सेंटर ऑफ द क्लीन ग्लास स्लाइड। मेक श्योर दैट द पील इज नॉट फोल्डेड और कर्ल्ड अप। एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू द पील। आपको क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है इस तरीके से, स्लाइड ले ली आपने, इस स्लाइड पर आपने उस पील को लगा दिया। ध्यान रखना है कि पील मुड़े ना। इसके बाद आपने इस पर वाटर ऐड कर दिया। एड अ ड्रॉप ऑफ सैफरन स्टेन एंड ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन टू द पील। इसके बाद आपने इसमें ग्लिसरीन डाली, ग्लिसरीन, ये हम वाटर तो ऐड कर ही चुके थे। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हमने डाली वो थी सैफरन इन स्टेन। प्लेस अ कवर स्लिप ऑन द पील। दिस हैज़ टू बी डन स्लोली सो दैट नो एयर बबल एंटर्स द कवर स्लिप। इसके बाद आपने इस पर कवर स्लिप लगा दी। कवर स्लिप आती है ऐसे गोल सी होती है, ट्रांसपेरेंट। क्लीन द स्लाइड ऑफ एनी एक्स्ट्रा स्ट्रेन और ग्लिसरीन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जब आप ये पूरा अरेंजमेंट करके माइक्रोस्कोप के नीचे इस स्लाइड को रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज क्या है ये, यस दीज आर सेल्स। नाउ यू कैन नेम सम मोर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब दूसरी चीज़, भाई कोई चीज़ जिंदा है, कोई चीज़ जीवित है, उसके अंदर जान है, तो कैसे है भाई, खाना खाकर, यानी न्यूट्रिशन से। बिना न्यूट्रिशन के तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिना खाने के तो सर्वाइव नहीं रह सकते, उन्हें खाना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, दूसरी तरफ अगर हम एनिमल्स की बात करें जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना खाना नहीं बना सकते,
वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर अपने खाने के लिए। Plants and animals use the energy obtained from the food to carry out a number of activities such as growth, maintenance and repair of the injured parts. अब देखिए आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके चोट लग जाती है तो चोट ठीक होती है, आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो सही होता है। ये सब क्यों हो पाता है? ये हो पाता है उस एनर्जी से जो हम खाने से लेते हैं। इसके अलावा हम खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, इसके लिए भी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। For example, a mango seed requires a lot of energy to grow into a large mango tree. This energy is provided by nutrition. जैसे कि अगर हम एक बात कर लें एक मैंगो के सीड की यानी एक बीज की, तो वो भी बड़ा तब होगा, एक पूरे बड़े से प्लांट में तब कन्वर्ट होगा, ट्री में तब कन्वर्ट होगा जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। नाउ रेस्पिरेशन, भाई सांस सब लेते हैं। Respiration is a key feature of all living organisms. It takes place in two stages, external respiration and internal respiration. तो चलिए पढ़ते हैं कि internal और external respiration है क्या। The exchange of gases between the environment and the body is called external respiration. तो जो exchange होता है body से environment के बीच में और environment से body के बीच में, उसको हम बोलते हैं external respiration. At this stage, oxygen is taken and carbon dioxide is given out. तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि एनवायरनमेंट से हमने ऑक्सीजन ली और एनवायरनमेंट को हमने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज जनरली रेफर टू एज ब्रीदिंग। इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। अब आप बोलेंगे मैम सांस ले ली, सांस छोड़ दी, फिर अब जो सांस अंदर गई, जो ऑक्सीजन अंदर गई, वो क्या करेगी? वो आपके खाने को ब्रेक डाउन करेगी। जो आपने न्यूट्रिशन लिया है, जो आपने फूड इनटेक लिया है, वो उसको ब्रेक डाउन करेगी, तभी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी खाने में से। द ऑक्सीजन दैट इज टेकन आउट इन ड्यूरिंग ब्रीदिंग ब्रेक्स डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. This energy is used to carry out various life processes. In this process, carbon dioxide is given out. Now, internal respiration is common to all living organisms. However, the mechanism of external respiration is different in different animals. तो देखो internal respiration सब में होता है। जो भी सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं उनको उस ऑक्सीजन को यूज़ करना होता है अपने खाने को ब्रेक डाउन करने में। जो ऑक्सीजन हमने ली वो हमारा खाना ब्रेक डाउन करेगी, तभी तो हमारे खाने में से जो हमने न्यूट्रिशन लिया है उसमें से एनर्जी रिलीज होगी और हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलेगी। पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करने का तरीका एनिमल टू एनिमल डिफर करता है, यानी कि किसी एनिमल का रेस्पिरेशन का तरीका अलग होगा तो किसी दूसरे एनिमल का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का तरीका अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स वेयर फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ। तो देखो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सांस कैसे लेते हैं? यस, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कैसे लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड? वो लेते हैं लीव्स में। लीव्स में जो होल्स प्रेजेंट रहते हैं उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फिश की यानी कि मछली की, तो भाई फिश कैसे सांस लेती है? यस, गिल्स से। तो देखो सांस दोनों ले रहे हैं पर दोनों के ऑर्गन्स अलग अलग हैं। फिश यूज द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द वाटर। Amphibians such as frogs and salamanders use their lungs and moist skin to breathe. तो देखो एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं, यानी कि एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रॉग्स एंड सैलेमेंडर्स। तो ये सांस लेते हैं जब ज़मीन पर होते हैं लंग्स से, यानी कि जब ये ज़मीन पर होंगे तो ये लंग्स से सांस लेंगे और जब ये वाटर में होंगे तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेंगे। अर्थवॉर्म्स दैट लिव इन द सॉइल ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पिरिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज। इसके अलावा अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की तो उनकी बॉडी पर छोटी छोटी ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स, जिनसे ये सांस लेते हैं। Animals such as crocodiles, alligators, cows, dogs, cats and humans breathe through the lungs.
Now, excretion. So it is the characteristic common to all living things. A large number of waste materials are produced in the animal body by different life processes such as digestion and respiration. तो देखो, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी में जिनका निकलना हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. So these waste materials are of no use to the body and if allowed to accumulate in the body may become toxic. और अगर ये हमारी बॉडी में रह जाएं, जो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, तो हमारी बॉडी के लिए ये काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, यानी जहरीले हो सकते हैं. Therefore, they need to be removed from the body. The process of elimination of waste products from the living body to maintain a constant environment in it is called excretion. तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, चाहे वो डाइजेशन से बना हो वेस्ट प्रोडक्ट, चाहे वो रेस्पिरेशन से बना हो, उसको जो हमारी बॉडी में से बाहर निकलना है, तो भाई उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सक्रीशन. When proteins are broken down in the body, ammonia, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर प्रोड्यूस. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. जैसे हम प्रोटीन लेते हैं अपने न्यूट्रिशन में, भाई प्रोटीन हम सबको चाहिए हाइट बढ़ने के लिए, हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए, तो प्रोटीन्स चाहिए. ओके, तो प्रोटीन जब टूटता है, जब ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड निकलता है. दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अब जैसे कि यूरिन जो हम करते हैं उसमें आपका अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड निकल जाता है. ठीक इसी तरीके से जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. ड्यूरिंग डाइजेशन द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज फीसिस. एक्स्ट्रा सॉल्ट इज एलिमिनेटेड एज स्वेट. तो पसीने में हमारा सॉल्ट बाहर निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है हमारी बॉडी से वो बाहर निकल जाता है. और डाइजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो फीसिस की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है. इन प्लांट्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेज इज मच स्लोअर देन इन एनिमल्स एंड द वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. देयरफॉर प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन. नाउ प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारे लिए टॉक्सिक है, ठीक इसी तरीके से प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और जो उनका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है वो होता है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हमें दे देते हैं. बिल्कुल देखो उल्टा है. जैसे हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और हम वेस्ट की तरह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन वेस्ट की तरह बाहर निकालते हैं. These products are released by plants through the stomata on their leaves. By transpiration, plants get rid of excess water. तो भाई ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये प्लांट्स के अंदर कैसे होता है? यस, लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे ओपनिंग होती है, यानी कि उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, उससे होता है ये एक्सचेंज गैसेस का प्लांट्स के अंदर. और एक्स्ट्रा वाटर कैसे निकलेगा प्लांट्स के अंदर से? वो निकलेगा ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से. Leaves that fall off may store waste products. Some plants exude waste materials such as sap, latex, resin, and gum. Reproduction. Living organisms have the ability to reproduce or produce offsprings. It helps to carry the characteristics of each type of organism from one generation to the other. Plants and animals reproduce by two different methods. तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की, यानी कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना, पैदा करना. तो दो तरीके से होता है रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल तरीके से एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. The first method is called asexual reproduction, which involves only one parent for the formation of new individual. तो इसमें जो नया इंडिविजुअल बनता है वो एक पेरेंट से ही बनता है. The resulting cells are generally identical to the parent cells. For example, bacterium grows and quickly reaches maturity, after which it splits into two bacteria. तो अगर हम बात करें बैक्टीरियम की,
तो बैक्टीरिया बढ़ता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। ओके और इस तरीके से एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, 2 बैक्टीरिया से 4 बैक्टीरिया बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। ओके तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ एक बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है, यानी दूसरा बैक्टीरिया बनने के लिए 2 बैक्टीरिया नहीं चाहिए, सिर्फ एक बैक्टीरिया चाहिए, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। In plants, asexual reproduction takes place by vegetative parts such as roots, stem or leaves. The formation of new plants from the vegetative parts of parent plants is called vegetative reproduction or vegetative propagation. अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या करते हैं, रूट या स्टेम किसी पेड़ की काट कर मिट्टी में लगा देते हैं और वो प्लांट में ग्रो करने लगता है। तो इस तरीके से किसी पार्ट से इंडिविजुअल को ग्रो करवाने को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। You must have seen potatoes and onions developing into new plants when left outside for a long period of time. आपने आलू और प्याज देखे होंगे। आलू तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, तो आपने देखा होगा कि आलू के ऊपर वो उग जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का उगने लग जाता है, जहाँ पर उसकी आईज होती हैं, वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन है। This is because they are underground stems and have buds present on them. The underground stem of potato is called tuber and that of onion is called bulb. How do gardeners grow rose plants? It is done with the help of stem cuttings. तो रोज़ कैसे लगाते हैं? रोज़ की स्टेम काट के आप लगा दीजिए और वो प्लांट में ग्रो करने लग जाएगा। The second method of reproduction is called sexual reproduction. दूसरा रिप्रोडक्शन है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, which involves 2 parents for the formation of a new individual. Organisms produced by sexual reproduction have characteristic features of both the parents. The process is generally more complex than asexual reproduction. देखो asexual reproduction बहुत सिंपल था, एक पेरेंट था, एक पेरेंट को आप सॉइल में लगा दीजिए और वो नए प्लांट में ग्रो करने लग जाए। One of the 2 parents, the male parent produces the sperm and the female parent produces the egg. तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। जो मेल है वो स्पर्म बनाएगा और जो फीमेल है वो एग बनाएगी। द स्पर्म एंड एग कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीमेल प्लस मेल, न्यू इंडिविजुअल बनेगा। जो फीमेल है वो एग बनाएगी, ओके, और जो मेल है वो स्पर्म बनाएगा, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, न्यू इंडिविजुअल। एनिमल्स either lay eggs or give birth to young ones. For example, hens lay eggs while kangaroos, cats, dogs and human beings give birth to young ones. आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और कुछ सीधा बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अंडे देते हैं, नाम बताइए। यस, hen। और जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, cats, dogs, kangaroos, human beings. In plants, flowers are required for sexual reproduction. They produce seeds that develop into new plants. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए प्लांट को फ्लावर की ज़रूरत होती है। जो फ्लावर होता है, फूल लगते हैं, वही करवाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में। नाउ मूवमेंट, भाई कोई चीज़ जिंदा है, कोई चीज़ लिविंग थिंग है, तो मूवमेंट तो शो करेगी। You must have observed animals, birds and insects moving from one place to another in search of food. Plants too show movement, though they do not move from one place to another. Algae such as Calimedonus and Spirogyra move about in water as a whole. तो देखो प्लांट्स वैसे तो मूवमेंट शो नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि स्पायरोगेरा एंड कैलिडोमोनस। In plants, the stem grows towards light. For example, flowers of a sunflower plant change their direction to the face of the sun. अब जैसे sunflower, तो sunflower का नाम ही देखो sunflower, यानी कि जो sunflower का फूल होता है, जो sunflower होता है, वो सूरज की तरफ ही अपना चेहरा करके रखता है। The flowers of some plants open their petals during the day but close in the evening. The carnivorous plants move their
लिड टू ट्रैप इंसेक्ट। देखो ये सब मूवमेंट है, जैसे सनफ्लावर सन की तरफ देखेगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट्स को पकड़ेगा, कार्निवोरस प्लांट्स भी इंसेक्ट्स को पकड़ेगा। ओके, इसके अलावा पेटल्स हैं वो भी मूव करती हैं। तो ये सब मूवमेंट है, ये प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, पर इस तरीके से मूवमेंट्स शो करते हैं। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई आपकी हाइट बढ़ती है, आपके अंदर ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी डेवलप करती है। क्यों? बिकॉज यू आर अ लिविंग थिंग। Growth is defined as an increase in size and mass of an organism. Living things grow in an organized manner. All organisms grow in size over a period of time. ऐसा नहीं है कि एक साथ डेवलपमेंट हो जाता है या बहुत टाइम लग जाता है डेवलपमेंट होने में। एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है, उसी में डेवलपमेंट होता है। When they grow, many other changes also take place. Organisms grow by producing new cells. These cells undergo many changes to perform specific functions. But unicellular organisms grow only by increasing the size of the cell to a certain extent. देखो, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे जैसे उनके सेल्स डेवलप होते हैं वैसे वैसे उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पर अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का साइज़ बढ़ता है जब उनका सेल का साइज़ बढ़ता है, और ज़्यादा नहीं बढ़ता है वो साइज़, एक बहुत ही छोटे एक्सटेंट तक ही बढ़ता है उस सेल का साइज़। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म शेप्स, मैच्योर and function according to their roles. Bacteria and amoeba, being simple organisms, show very little development. In more complex organisms, such as a human being, a horse, or a banyan tree, there is much more development, which is a complicated process and takes many years. तो देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, बनियान ट्री है, तो देखो इनको डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है, और इनका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो आप आसानी से नहीं भर जाते हैं, आपके अंदर सेल्स होते हैं, फिर वो और ग्रो करते हैं, फिर आपके ऑर्गन्स बनते हैं। ओके, जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास आपके ऑर्गन्स होते हैं, फिर उनको भी और डेवलप होना होता है। ओके, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डेवलपमेंट का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड देम. We react to touch, light, heat, cold and sound as do other living things. तो देखो लिविंग थिंग्स जब भी उनके आसपास कोई इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो रिएक्शन तो आता है लिविंग थिंग्स की तरफ से। अगर हीट है तो हीट की तरह से आएगा रिएक्शन, अगर ठंड है तो रिएक्शंस अलग होंगे। ओके, अगर लाइट है तो रिएक्शंस अलग होंगे। Any change in an organism's environment that causes it to react is called a stimulus. How the organism reacts to the stimulus and brings about a change in its behavior is called a response. जो stimulus होता है वो change जिसकी वजह से organism react करता है, और जो reaction होता है उसको हम बोलते हैं response. For example, if a dog is feeling cold, it will move to a warmer place. जैसे अगर हम एक डॉग की बात करें तो अगर उसको ठंड लगेगी तो वो कहाँ जाएगा? Yes, किसी गर्म जगह पर। Here the stimulus is the cold and response in moving to the warmer place. Identify the stimulus and response in the following examples. इसमें आप बताएंगे A rabbit is scared so it runs away. अगर एक रैबिट को डर लग रहा है तो वो भागेगा। अब इसमें आपको बताना है स्टिमुलस क्या है और रेस्पॉन्स क्या है। You are thirsty so you drink water. आपको प्यास लगी तो आपने पानी पिया। क्लोजिंग ऑफ आइज ड्यूरिंग अ डस्ट स्टॉर्म, जब बहुत तेज तूफान आएगा और आंखों में धूल जाएगी तो आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। रिमूविंग योर हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, टॉर्टोइजेज रिट्रैक्ट इनटू देयर शेल्स ऑन सेंसिंग डेंजर। प्लांट्स टू रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिज्म। तो देखो प्लांट्स के अंदर भी रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, आसपास जो उनके एनवायरनमेंट में हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म। अ प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट और लाइट सोर्स, दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो देखो जब भी कोई प्लांट है अगर उसको सनलाइट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखेगी तो उसकी जो स्टेम है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। यानी जहाँ लाइट है वहाँ पर अगर प्लांट मूवमेंट शो करे
तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम, दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड नेस्टिसिज्म। सम फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द डे, सम फ्लावर्स ब्लूम ओनली एट नाइट। तो देखो अब आपको होमवर्क ये मिल गया कि आपको कुछ फ्लावर्स ऐसे बताने हैं जो दिन में खिलते हैं और कुछ ऐसे बताने हैं जो रात को खिलते हैं। नाउ अ डेफिनेट लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन इज़ द पीरियड ऑफ टाइम दैट एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू लिव, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही एक लिविंग थिंग जीती है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम लंबे समय तक जीती रहे। ओके, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है। Definite organisms have different lifespans. For example, some bacteria and insects have only a couple of hours to live, and in this time they need to perform all their life activities. जैसे कि अगर हम कुछ इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया की बात करें तो वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए जीते हैं और उन्हीं घंटों में वो अपने जितने भी प्रोसेस होते हैं लाइफ के उनको कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द अदर हैंड देयर आर लिविंग थिंग्स दैट कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स की तो एलिफेंट बहुत लंबा जीता है। देखो ज़रा, एन एलिफेंट हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 70 ईयर्स, वेर इज़ अ ह्यूमन हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ ओवर 100 ईयर्स। bristlecone pine tree has the longest lifespan. It can live for about 5,500 years. ओहो, ये तो बहुत लंबा जीता है। Every organism eventually dies at the end of its life cycle. जब लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है तो जो भी लिविंग थिंग है उसको मरना होता है। फाइंड आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एंड फिल द टेबल। तो देखिए ये एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आपको फिल करना है। ओके, ये वाला जो टेबल है ये आपको फिल करना है। डॉग का लाइफ स्पैन बताना है, कैट का बताना है, टॉर्टोइज का बताना है, पैरट का बताना है, ये आप बता देंगे। ओके, नाउ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वो इसलिए कि हमने ये पढ़ा कुछ चीज़ लिविंग है, हमने अभी ये पढ़ा कुछ चीज़ नॉन लिविंग है, पर उन चीज़ों का क्या है जो कुछ टाइम लिविंग की तरह बिहेव करती हैं और कुछ टाइम नॉन लिविंग की तरह बिहेव करती है। सो यस, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं। चलिए पढ़ते हैं। वायरसेस आर पेक्यूलियर ऑर्गेनिजम्स दैट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगर हम बात करें वायरस की तो ये लिविंग थिंग की भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और नॉन लिविंग थिंग की भी। वायरसेस ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। आउटसाइड अ लिविंग सेल दे आर लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखो अगर हम बात करें वायरस की तो जब तक ये होस्ट की बॉडी में एंटर नहीं करता, यानी इसको कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले, तब तक ये रहता है नॉन लिविंग, यानी इसके अंदर कोई जान नहीं है। पर जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है और ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। वायरसेस कैन कॉज चिकन पॉक्स, मीजल्स, फ्लू एंड मैनी अदर डिजीजेस। दे ऑल्सो कॉज मैनी डिजीजेस इन प्लांट्स। Now we have completed with this chapter. Soon you will be provided with the exercises of this chapter on the WhatsApp group. You have to do the question answers by your own. So in next class we will do the next chapter. Till then, bye bye.